हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। मैं एम के रेजा। जैसे कि हम लोग लगातार साइंस की चर्चा कर रहे हैं और साइंस में कई टॉपिकों की चर्चा हो चुकी है। आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आँख के संदर्भ में रोग। तो देखिए, अभी तक हमने चर्चा की थी सेंसरी ऑर्गन, और सेंसरी ऑर्गन की संख्या कितनी थी? 5 थी। एक था आँख, दूसरा था कान, जीभ, त्वचा, नाक। ये 5 सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं इन्हीं की चर्चा की जा रही है, जिसमें से हमने आँख के संदर्भ में बताया था कि आँख जो होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। आज जो चर्चा की जानी है वो आँख के संदर्भ में रोग की चर्चा की जानी है, क्योंकि आँखों के रोगों के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, ग्लूकोमा, ये समस्त रोग होते हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल के आ रहे होते हैं। तो आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए और आँख के रोगों के संदर्भ में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन की हमने एक बार परिभाषा आपको रिपीट कर दूं कि संवेदी अंग ऐसे अंग कहलाते हैं जो बाह्य उद्दीपन को, शरीर को अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं, उन्हें संवेदी अंग कहा जाता है। और संवेदी अंग जो होते हैं इनकी संख्या 5 होती है: आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। और इन 5 सेंसरी ऑर्गन में देखा जाए तो नाक एवं जीभ 2 ऐसे सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो शरीर को रसायनों को अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें रसायनग्राही अंग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, हमने स्क्रीन पर देखा जाए तो आँख का चित्र बना लिया है, जिसमें नामांकन की हमें ज़रूरत नहीं है आज, ठीक है, क्योंकि हमें आँखों के रोगों की चर्चा करना है। तो हेडिंग लिख सकते हैं आँख के रोग, आँख के रोग। चलिए, आँख के रोग में देखा जाए तो पहला रोग है निकट दृष्टि दोष। एक एक करके रोगों की हेडिंग लिख लीजिए। पहला है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट साइट, शॉर्ट साइट। तो पहले हेडिंग लिख सकते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे कहा जाता है शॉर्ट साइट। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है? निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष कहलाता है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष में नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है और इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का सहारा लिया जाता है। तो देखिए, परिभाषा लिखते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? ऐसा दोष, ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आखिर ऐसा हो क्या जाता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है? तो नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, नेत्र गोलक का व्यास यानी डायमीटर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई बॉल या नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए डायग्राम में, डायग्राम में देखिए चित्र कहाँ पे बनते थे? फोबिया पॉइंट पे। हमने बताया था फोबिया पॉइंट पे जो चित्र बनते हैं वो वस्तु से छोटे, उल्टे एवं वास्तविक चित्र बनते हैं, जिसे मस्तिष्क सीधा करके दिखाने का कार्य करता है। और इन उल्टे चित्रों का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो देखिए, पहले नंबर तो अगर आँख सही है तो चित्रों का निर्माण कहाँ पर होगा? इस प्रकार से होगा, ठीक, फोबिया पॉइंट पे। लेकिन अब निकट दृष्टि दोष हो गया है तो ऐसी स्थिति में चित्र जो है फोबिया पॉइंट पे ना बन करके उसके पहले ही बनने लगता है, उसके पहले बनने लगता है, यानी रेटिना के पहले ही बनने लगता है। यही कारण है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया, जिसके कारण से प्रतिबिंब पहले बनने लगा। इसलिए निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब इसमें आगे लिख सकते हैं आप
कि इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, रेटिना के पहले बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन अगर गहराई से बनाएगा तो नेत्रगोलक का व्यास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और गहराई से क्वेश्चन बनाएगा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पहले। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में अभी आगे और लिखेंगे। तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है। इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का सहारा लेते हैं। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए किसका सहारा लिया जाता है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस बनावट में कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, यानी ऐसा लेंस जिसकी मध्य की दोनों सतह अंदर की ओर धसी होती है उसे अवतल लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस क्या है, ऐसा लेंस जिसकी मध्य की दोनों सतह, जिसकी मध्य की दोनों सतह अंदर की ओर धसी हुई रहती हैं, उसे क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। तो बनावट में इस प्रकार से होगा। तो ये था निकट दृष्टि दोष। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है मायोपिया। सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मायोपिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को जाना जाता है। मायोपिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो नेत्र प्रभावित होता है। तो ये था पहला दोष। संक्षिप्त में देखें, निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष कहलाता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इस दोष में नेत्रगोलक का व्यास बढ़ जाता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का सहारा लेते हैं और इसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिसे कहते हैं लॉन्ग साइट। दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं, लॉन्ग साइट कहा जाता है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष में नेत्रगोलक का व्यास जो होता है घट जाता है, जिसके कारण से प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का सहारा लिया जाता है। उत्तल लेंस ऐसा लेंस कहलाता है जिसकी मध्य की दोनों सतह उभरी हुई रहती हैं, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी। पहले से लिख लीजिए, दूरदृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। इस दोष में दूर की वस्तु
दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष कहलाता है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि नेत्रगोलक का व्यास घट जाता है। तो आई बॉल का डायमीटर क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी इस प्रकार से क्या है? घट जाएगा। ठीक है। अब इसमें प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, ठीक है। तो देखिए फिर से आँख में देखें तो अगर कोई दोष नहीं है तो चित्र कहाँ बनेगा आपका? फोबिया पॉइंट पे बनेगा, यानी नॉर्मल आँखें हैं। लेकिन अगर कोई दोष उत्पन्न होगा तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? रेटिना के बाद। यानी निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बन रहा था, इसमें क्या है? रेटिना के बाद बन रहा होता है। तो यही चीज़ लिखा है, प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी में आगे लिखते हैं। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का सहारा लिया जाता है। इस दोष के निवारण के लिए किसका सहारा लेते? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जिसकी मध्य की दोनों सतह उभरी हुई रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। तो देखिए बनावट में कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। तो उत्तल लेंस यानी जिसकी मध्य की दोनों सतह क्या होती है? उभरी हुई रहती हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका सहारा लेते हैं? उत्तल लेंस का। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तल लेंस के ऊपर भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हुआ आपका निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अब देखिए आज की डेट में देखा जाए तो नेत्र का उपचार जो है लेज़र किरणों के द्वारा भी किया जाने लगा है। और जब लेज़र किरणों के द्वारा करते हैं तो लेज़र किरणों का सहारा लेकर के नेत्र का उपचार संपन्न किया जाता है, जिसमें घटे हुए नेत्र गोलक के व्यास को बढ़ा दिया जाता है और बढ़े हुए नेत्र गोलक के व्यास को घटा दिया जाता है और प्रतिबिंब को फोबिया पॉइंट पर बनाया जाता है और दोष को सही कर दिया जाता है। यानी अगर निकट दृष्टि दोष है और दूरदृष्टि दोष है तो ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति चाहता है कि चश्मा ना लगाना पड़े लंबे समय तक, तो ऐसी स्थिति में हम किसका सहारा लेते हैं? लेज़र किरणों का। तो एक पॉइंट नीचे लिख लीजिए, नेत्र का उपचार लेसिक लेज़र किरणों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लेज़र किरणों का अगर यूज करेंगे तो किसका सहारा करते हैं? लेसिक लेज़र किरणों का प्रयोग करते हैं, जिसमें बढ़े हुए नेत्र गोलक तो ये बढ़ गया है, ठीक है। बढ़े हुए नेत्र गोलक के
व्यास को घटा दिया जाता है और घटे हुए नेत्र गोलक के व्यास को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो एक में नेत्रगोलक का व्यास बढ़ गया था और एक में नेत्रगोलक का व्यास क्या है, घट गया था, तो इसको बढ़ा और घटा दिया जाएगा और नेत्र को सही कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नेत्र का उपचार किस प्रकार के लेजर किरणों से किया जाता है, तो लेसिक लेजर किरणों के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रोग है जिसका नाम है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कैटरेक्ट। तो देखिए मोतियाबिंद में क्या होता है उसको भी देख लें जरा। मोतियाबिंद में नेत्र का लेंस अपारदर्शी होता है। इस रोग में नेत्र का लेंस अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें, देखिए लेंस संरचना बनी हुई है। लेंस की संरचना बनी हुई है इस प्रकार से। लेंस के ऊपर इस प्रकार से केराटिन नामक पदार्थ का जमा हो जाता है और जब केराटिन नामक पदार्थ का जमा होता है तो प्रकाश जो होता है नेत्र के अंदर नहीं पहुंच पाता है और जब प्रकाश नेत्र के अंदर नहीं पहुंचेगा तो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी अर्थात नहीं दिखाई देंगी। तो मोतियाबिंद में नेत्र का लेंस कैसा हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण से वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में इस दोष का उपचार जो किया जाता है फैको विधि के द्वारा, या कहीं कहीं पर फोको विधि भी लिखा हुआ मिलता है, फोको विधि के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो फैको विधि या फोको विधि के द्वारा इसका उपचार संपन्न करते हैं और दोष को सही कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर मोतियाबिंद के शिविर लगते हैं कि मोतियाबिंद अगर है तो ऐसी कंडीशन में शिविर में जाइए और निःशुल्क उपचार को संपन्न करवा लीजिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, यही पदार्थ जो जम चुका है उसको काट दिया जाता है, मोतिया के रूप में निकाल के अलग कर दिया जाता है और जब अलग कर देते हैं तो इनकी आँखें जो होती हैं प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। प्रकाश के प्रति यानी प्रकाश से एक किरण निकलती है जिसका नाम होता है अल्ट्रावायलेट रेट। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है प्रकाश के प्रति संवेदनशील इनकी आँखें हैं, इसलिए इनको एक चश्मा दिया जाता है और यह चश्मा मुख्यतः क्रुक्स ग्लास से युक्त होता है, क्रुक्स ग्लास से युक्त होता है और यह ग्लास जो होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो आँखों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, जिन व्यक्तियों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, चाहे कच्चा मोतिया हो चाहे पक्का मोतिया हो, उनकी आँखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं, प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं, संवेदनशील हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इनकी आंखें जब प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं तो इनको एक चश्मा दिया जाएगा जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करेगा और आंखों की सुरक्षा करने का कार्य करेगा। तो ये था मोतियाबिंद। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि मोतियाबिंद में आँख का लेंस कैसा हो जाता है, अपारदर्शी। अब इसके बाद देखा जाए एक और रोग है जिसका नाम होता है ट्रिकोमा यानी रोहा। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी ट्रिकोमा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रोहा। तो ट्रिकोमा रोग जो होता है वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला, वायरस का नाम ही क्या है, ट्रिकोमा वायरस है। और इस रोग में देखा जाए तो आँख का कंजक्टिवा मेम्ब्रेन एवं कॉर्निया प्रभावित होती है। तो देखिए आँख की संरचना में ये जो ब्लैक कलर की संरचना दिखाई दे रही है इसका नाम होता है कंजक्टिवा मेम्ब्रेन
और रेड कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है उसका नाम होता है कॉर्निया। तो देखिए हमने बताया था कंजक्टिवा मेम्ब्रेन जो होता है ये आँख की धूल तिनके बैक्टीरिया वायरस से सुरक्षा करता है, आँखों में नमी बनाए रखने का कार्य करता है। और कॉर्निया जो होता है नेत्रदान में दान दिया जाता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका पिछला लेक्चर आप देखिएगा, उसमें जानकारी मिलेगी। तो ट्रैकोमा रोग जो होता है किससे है? वायरस से होने वाला रोग होता है जिसमें कंजक्टिवा मेम्ब्रेन एवं कॉर्निया प्रभावित होती है और आँखों में दाने नुमा संरचना निकल आती है, आँखों में रेडनेस आ जाती है। क्योंकि यह सीजनी रोग होता है इसको आसानी से सही किया जा सकता है। तो ट्रैकोमा रोग जो होता है कैसा है? सीजनी रोग है, आसानी से इसको जो है सही किया जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद है रतौंधी रोग। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी रोग जो होता है इसमें रात के समय दिखाई नहीं देता है, रात के समय दिखाई नहीं देता है। और यह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें रात के समय वस्तुएं या अंधेरे के समय वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और किस कमी के कारण हुआ? विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ए कैसा विटामिन होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए कि शरीर में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो शरीर में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। शरीर में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन ए नहीं पाया जाता है क्योंकि जब हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो भोज्य पदार्थ से हम इसे बीटा कैरोटीन या कैरोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो बीटा कैरोटीन या कैरोटीन के रूप में लीवर में संचित रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है इसको विटामिन ए में कन्वर्ट किया जाता है और यह क्या करता है? रॉड कोशिका कौन कोशिका का निर्माण करवाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शरीर में विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन ए। इसके अलावा विटामिन ए जो होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। रतौंधी रात के समय नहीं दिखाई देगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए जो होता है इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी प्रति संक्रमणकारी विटामिन, प्रति संक्रमणकारी विटामिन के नाम से जाना जाता है। और यह त्वचा में पाए जाने वाले संक्रमण को नष्ट करता है। क्या करता है? त्वचा में पाए जाने वाले संक्रमण को नष्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रति संक्रमणकारी विटामिन कहा जाता है, जो त्वचा में पाए जाने वाले इन्फेक्शन यानी संक्रमण को नष्ट करता है। तो ये हो गया रतौंधी। इसका भी इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब इसके बाद एक और रोग है जिसका नाम होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा तो देखिए ग्लूकोमा रोग में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोमा रोग में क्या होता है। तो नेत्र के अंदर द्रव का दबाव बढ़ जाता है। नेत्र के अंदर द्रव का दबाव बढ़ जाता है।
तो नेत्र के अंदर द्रव का प्रेशर या द्रव का दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए नेत्र के अंदर दो द्रव भरे हुए हैं, ये जो होता है विट्रस ह्यूमर कहा जाता है, और ये वाला भाग जो होता है जिसमें रेडनेस संरचना दिखाई देती है वो है एक्वस ह्यूमर। और यही दोनों जो होते हैं अपवर्तन की घटना के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। और जब इनका प्रेशर बढ़ जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, ग्लूकोमा कहा जाता है। और यह रोग अत्यंत घातक होता है, जिसमें कभी कभी व्यक्ति को अंधता भी आ जाती है। तो ग्लूकोमा रोग में क्या होता है, नेत्र के अंदर द्रव का दबाव बढ़ जाता है, विट्रस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस रोग में कभी कभी क्या होती है, अंधता भी आ जाती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, अब इसके बाद एक और रोग है जिसका नाम होता है ड्राई आई, सूखी आँख। सूखी आँख, ड्राई आई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ड्राई आई को किस नाम से जाना जाता है, सूखी आँख को किस नाम से जाना जाता है। जैसे जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, चाहे ड्राई आई कहें चाहे जीरोप्थेल्मिया कहें, दोनों एक ही चीज़ हैं। और ड्राई आई में क्या होगा, लैक्राइमल ग्लैंड के माध्यम से, अश्रु ग्रंथि के माध्यम से आंसुओं का स्रावण नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ये आ जाता है कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला, इस रोग में अश्रु ग्रंथि के द्वारा आंसुओं का स्रावण नहीं होता, आंसुओं का श्रावण नहीं होता। ठीक है, यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो सूखी आँख जिसे ड्राई आई कहते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है। इस रोग में अश्रु ग्रंथि द्वारा आंसुओं का स्रावण नहीं होता है, और यह रोग किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद एक और रोग है जिसका नाम है स्ट्राबिमस, भेंगापन। स्ट्राबिमस यानी भेंगापन। तो भेंगापन आपने देखा वो समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी दिखाई देते हैं जो भेंगे होते हैं, जिनकी एक आंख दाएं साइड, एक आंख बाएं साइड, दोनों आंखें दाएं साइड, दोनों आंखें बाएं साइड। इस प्रकार के व्यक्ति भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर समाज में नहीं मिलता है तो आप कॉमेडी यानी पिक्चर वगैरह में देखिएगा, उसमें भेंगे व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भेंगापन किसके कारण होता है, सीलियरी बॉडी के सपोर्ट ना करने के कारण। यानी जब सीलियरी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन में भेंगापन नामक रोग हो जाता है। तो भेंगापन किसके कारण होता है, सीलियरी बॉडी के लेंस को सपोर्ट ना करने के कारण होता है, सपोर्ट ना करने के कारण। ठीक है, तो सीलियरी बॉडी जो होती है लेंस को साधने का कार्य करती है, और जब ये लेंस को सपोर्ट नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में कौन सा रोग होता है, भेंगापन या स्ट्राबिमस नामक रोग होता है। जिसमें हमने बताया कि इसमें एक आंख दाएं साइड, एक आंख बाएं साइड, या फिर दोनों आंखें दाएं साइड, दोनों आंखें बाएं साइड जैसी घटनाएं जो है दिखाई देती हैं। ठीक, एक और रोग है जिसका नाम है प्रेसबायोपिया। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। प्रेसबायोपिया, नेक्स्ट हेडिंग है प्रेसबायोपिया। तो देखिए प्रेसबायोपिया में क्या होता है, तो लेंस जो होता है इसको साधने का कार्य कौन करता है, सीलियरी बॉडी करती है। परंतु जब सीलियरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन प्रेसबायोपिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में
इस रोग में सीलियरी बॉडी का लचीलापन कम या समाप्त हो जाता है। ठीक। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है, इस रोग में सीलियरी बॉडी का लचीलापन कम या समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया प्रेसबायोपिया। अब इसके बाद एक और रोग बचा है जिसका आनुवांशिक रोगों से नाता है और उसको आप समझ गए होंगे, उसका नाम क्या है, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। तो अंतिम रोग है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता कहें या कलर ब्लाइंडनेस। और इस रोग को डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं, और इस रोग में व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो वर्णांधता रोग जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जिसे डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और इस रोग में व्यक्ति जो होता है लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। और यह रोग आनुवांशिक रोग होता है। यह रोग कैसा होता है, आनुवांशिक रोग होता है, यानी यह हम आपको नहीं हो सकता है। जिनके माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी इत्यादि को रहा होगा, उसी के वंश में ही यह रोग स्थानांतरित होता है, यानी नॉर्मल व्यक्ति को यह रोग नहीं हो सकता है। तो यह रोग कैसा होता है, आनुवांशिक रोग होता है, आनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, यानी उसी के वंश में यह रोग क्या है जाएगा। इस रोग के लक्षण जो होते हैं यक्ष गुणसूत्र पर प्रभावी तथा वाई गुणसूत्र पर अप्रभावी होता है। तो गुणसूत्र के संदर्भ में चर्चा की थी हमने सेल वाले टॉपिक में, और जब केंद्रक को समझाया था तो उसमें जो है चर्चा की थी। और इस टॉपिक के नीचे आपको इसकी लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर के सेल वाले टॉपिक को देखिएगा तो गुणसूत्र की जानकारी डिटेल से आपको मिल जाएगी। तो हमने कहा कि इस रोग के लक्षण जो होते हैं यक्ष गुणसूत्र पर प्रभावी, इस रोग के लक्षण यक्ष गुणसूत्र पर प्रभावी एवं वाई गुणसूत्र पर अप्रभावी होते हैं। तो इस रोग के लक्षण जो होते हैं यक्ष गुणसूत्र पर प्रभावी होंगे, वाई गुणसूत्र पर अप्रभावी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यक्ष पर क्या है, प्रभावी हैं, और वाई पर क्या है, अप्रभावी। ठीक, क्योंकि फीमेल में देखा जाए तो डबल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, फीमेल में देखा जाए तो डबल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और मेल में जो होता है सिंगल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो फीमेल में डबल एक्स गुणसूत्र होता है, फीमेल इसलिए वाहक भी होगी और रोगी भी होगी, लेकिन मेल में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए मेल क्या होगा, केवल रोगी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि इस रोग को कैरी करने का कार्य कौन करता है, तो फीमेल करती है। या गुणसूत्र के रूप में पूछा जाए कि इस रोग का वाहक कौन सा गुणसूत्र होता है, तो एक्स गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं यक्स यक्स यानी सामान्य महिला, यक्स यक्स यानी सामान्य महिला। ठीक है, यक्स डैश यक्स यानी वाहक महिला। ठीक है, यक्स डैश यानी रोगी महिला। ठीक है, यक्स वाई यानी सामान्य पुरुष। ठीक है, और यक्स डैश वाई यानी रोगी पुरुष। ठीक है, तो ये चार्ट आप जो है बना सकते हैं, बना लीजिए। यक्स यक्स क्या है, सामान्य महिला है। यक्स डैश यक्स क्या है, वाहक यानी कैरी फीमेल है। यक्स डैश यानी रोगी महिला है। यक्स वाई यानी सामान्य पुरुष है। यक्स डैश वाई यानी रोगी पुरुष है। तो वाहक का कार्य कौन करता है, फीमेल करता है। ठीक है, लेकिन रोगी कौन होता है, पुरुष होता है। क्यों होता है, क्योंकि पुरुष में एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। इसका एक क्वेश्चन नॉर्मल वे में हम उठा के देख लेते हैं।
तो वर्णांता में हमने बताया कि इसमें व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, अनुवांशिक रोग होता है। इस रोग के लक्षण यक्ष गुणसूत्र पर प्रभावी और वाई गुणसूत्र पर अप्रभावी होते हैं। इसलिए महिला जो होती है वाहक एवं रोगी दोनों होती है और पुरुष जो होते हैं सीधे रोगी होते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि रोगी पुरुष का विवाह वाहक महिला से होता है, वाहक महिला से होता है, तो कितने प्रतिशत संतानें रोगी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रोगी पुरुष का विवाह किससे होता है, वाहक महिला से होता है, तो कितने प्रतिशत संतानें रोगी होंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं मेल, ठीक, और यहाँ पे लिखते हैं फीमेल। रोगी पुरुष, तो रोगी पुरुष क्या है, यक्स डैश वाई। चार्ट में देखिए यक्स डैश वाई क्या है, रोगी पुरुष है, तो ये हो गया यक्स डैश वाई। ठीक है, क्या कह रहा है, वाहक महिला से होता है, तो देखिए यक्स डैश यक्स, वाहक महिला क्या है, यक्स डैश यक्स है, तो ये हो गया यक्स डैश यक्स। ठीक है, अब मेंडल के अनुसार इसको क्रॉस करना है। तो जब हमने रक्त समूह पढ़ाया था तो रक्त समूह की क्रॉसिंग जो हुई है वो मेंडल के अनुसार ही हुई है, तो इसी प्रकार से इसको भी आपको जो है क्रॉस करना है। तो देखिए यक्स डैश का क्रॉस होगा यक्स डैश से, तो क्या आ जाएगा, यक्स डैश आ जाएगा। यक्स डैश का क्रॉस होगा यक्स से, तो क्या आ जाएगा, यक्स डैश यक्स आ जाएगा। वाई का क्रॉस होगा यक्स डैश से, तो क्या आ जाएगा, यक्स डैश वाई आ जाएगा और यक्स वाई आ जाएगा। तो देखिए अब क्या है, मेल है फीमेल है, मेल कैसा है, रोगी है, फीमेल कैसी है, वाहक है। जब क्रॉस हुआ तो क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत संतानें रोगी होंगी। तो ये संतानें जो हैं तो 100% मान के चल लीजिए। ठीक है, अब इसमें से कितने % रोगी हैं, तो देखिए ए रोगी है, ठीक है, एक ऐसी है वाहक है, ठीक है, एक ऐसी है रोगी है और एक ऐसी है समान है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे रोगी है, यहाँ पे वाहक है, एक रोगी है, ये समान है। तो रोगी पूछा गया है कितने % संतानें रोगी होंगी, तो 25% ये हुआ, 25% ये हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 50%। तो आंसर क्या होगा आपका 50% होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता कितने % संतानें वाहक होती, तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होता 25%। ठीक, ऐसे और क्वेश्चन पूछता कि कितने प्रतिशत संतानें समान होती, तो ऐसी कंडीशन पूछता आंसर 25%। अब इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि एक रोगी पुरुष का विवाह वाहक महिला से होता है, तो कितने प्रतिशत पुरुष संतानें रोगी होंगी। अब यहाँ पे पुरुष लगा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अब जो पुरुष होंगे इनको 100% माना जाएगा, और जब इनको 100% माना जाएगा तो 50% संतानें कैसी होंगी, पुरुष रोगी, और 50% कैसी होंगी, समान। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसी के अनुसार ही आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। तो ये हुआ आपका आँख और उससे संबंधित रोग। तो हमने पहले ही बताया था आपको कि आँख वाला टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं। तो दोनों टॉपिकों को जो कि इसके पहले पढ़ाए थे इसको गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, और जितने भी विगत वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन की चर्चा करेंगे, जो कि त्वचा होगा या फिर कान होगा। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमें आपके कमेंट से पता चल सके कि आप और क्या चीज़ चाहते हैं, किस प्रकार की डिमांड आप चाहते हैं। क्योंकि बैच आपका कैसा है, टारगेटेड बैच है। यूपी पीसीएस 2021 के लिए ही बैच जो है चल रहा है, जिसमें 2021 से संबंधित जानकारियाँ जो हैं दी जा रही हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।